हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट इन गोल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं संघ और उसके राज्य क्षेत्र। मतलब कि हम 1947 जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब से लेके आज तक का जो राज्यों का संगठन हुआ है, राज्यों का विभाजन हुआ है, राज्यों की स्थितियां जो बदली हैं, उन सारी स्थितियों के बारे में आज के वीडियो में फ्रेंड्स हम पढ़ने वाले हैं। तो हम चर्चा करेंगे, देखिए, अपने देश के आज़ादी के समय से और जबकि भारत का विभाजन हुआ, दो भागों में भारत को अलग अलग बांट दिया गया, एक पाकिस्तान हो गया और अपना एक भारत हो गया, इस भाग में से बांट दिया गया। इसके बाद फिर सिलसिला चला राज्यों के विभाजन का। तो राज्यों का विभाजन किस तरह से हुआ, राज्य कैसे अस्तित्व में आए, इन सारी चीज़ों के बारे में आज के वीडियोज़ में हम देखेंगे। तो देखिए, इसके पहले कि हम क्वेश्चन देखें, हम थोड़ा सा एक चर्चा करेंगे जब कि हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय की स्थिति क्या थी। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था फ्रेंड्स, उस समय हमारे इस पूरे संयुक्त जो इंडिया था, पूरा भारत था, इसमें से उस समय की स्थिति ये थी कि 562 इतने यहाँ पर फ्रेंड्स क्या थे, रजवाड़े थे। अब इतने रजवाड़ों में से 3 रजवाड़ों को छोड़कर सारे जो रजवाड़े थे वो मोस्टली इंडिया में क्या हो गए थे कि विलय हो गए थे। अब इसके बाद में से देखिए, जो 3 नहीं हुए थे विलय, उसमें से जैसे एक जम्मू कश्मीर हो गया, इसके बाद एक जूनागढ़ था और एक था फ्रेंड्स हैदराबाद। तो ये 3 नहीं इसमें से शामिल हुए थे, बाकी शामिल हो गए थे। इसके बाद जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद में जो इधर पर जो राज्य थे उनको फ्रेंड्स 4 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में? 4 भागों में। देखिए, ये सारा इसलिए है कि इससे रिलेटेड प्रश्न आएंगे और सारा आप उसको आसानी से हल कर पाएंगे। तो 4 भागों में मतलब कि का, खा, गा और घा, इन श्रेणियों में बांटा गया। अगर हम कहें उस तरह से तो कहेंगे आबा सादा, ठीक है। इस प्रकार से 4 भागों में उनको या ABCD में बांट दिया गया था। जब वो बांट दिए गए राज्य, इसके बाद में फिर क्या हुआ कि अब वहीं से राज्यों का सिस्टम समाप्त नहीं हो गया। इसके बाद एक प्रोटेस्ट हुआ फ्रेंड्स, भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए। तो भाषाई आधार पर राज्यों का जब गठन हुआ तो उस समय जो अपना आंध्र प्रदेश है आज का, वो पूरा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश पूरा एक मिला हुआ प्रांत था। और उस समय जो यहाँ पर जो तेलुगु भाषी हैं, तेलुगु भाषी अपने अलग राज्य की मांग करने लगे थे। तो जब उन्होंने अलग राज्य की मांग करना शुरू किया तो वहाँ पर ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ। और इसके पहले ही देखिए क्या था कि जो हमारी संसद, मतलब वो थी कि जो उस समय संसद थी, संसद का मतलब ये है कि उस समय जो संविधान बनाने वाली सभा थी, संविधान सभा, तो संविधान सभा ने क्या किया था कि एक आयोग बनाया था और उस आयोग में उन्होंने ये जांचने की कोशिश की थी कि क्या भाषा के आधार पर राज्यों का विभाजन किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए। तो जब राज्यों का विभाजन की बात उस समय की गई थी तो SK धर एक वो थे, SK धर, ठीक है, SK धर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी। तो इन्होंने कह दिया था कि नहीं, भाषा के आधार पर राज्यों का विभाजन नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि विभाजन किया जाना चाहिए प्रशासनिक आधार पर। इसके बाद जब ये चीज़ें हुई तो फिर क्या हुआ कि एक और कमेटी फिर बनाई गई जिसको JVP कमेटी कहते हैं। इसमें जवाहरलाल नेहरू और बाल गंगाधर तिलक नहीं वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक नहीं, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, तो इन 3 लोगों की एक कमेटी बनाई गई थी। तो उन्होंने भी कह दिया कि नहीं, जो राज्यों का विभाजन है वो भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, इससे देश का बिखराव हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों पे जब ऐसा कार्यक्रम चल ही रहा था तो उस समय 1953 में इस समय क्या हुआ कि आंध्र प्रदेश में ज़्यादा उग्र मतलब वो होने लगा और एक व्यक्ति थे पट्टाभी श्रीरामुल्लू, है ना, क्या नाम था उनका, श्रीरामुल्लू। तो श्रीरामुल्लू नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने क्या किया कि आमरण अनशन कर लिया। और आमरण अनशन करने के बाद में 70 से 80 दिन के बाद वो क्या हुए, उनकी मृत्यु हो गई। जब उनकी मृत्यु हो गई तो फिर हमें क्या करना पड़ा कि राज्यों को भाषा के आधार पर बांटना शुरू करना पड़ा।
तो इस प्रकार से राज्यों का वहां से विभाजन शुरू हुआ। अब आगे आगे हम देखते जाएंगे कि विभाजन पूरा किस तरह से चलता गया। तो चलिए पहले अब इसमें से अब क्वेश्चन के हिसाब से हम देखना शुरू करते हैं। तो देखिए इसमें जो हमने टॉपिक का नाम रखा था क्या, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। तो ये है भाग 1। अगर इसके पहले हमने भाग पढ़ाया था तो भाग कौन सा, ये भाग 1 है। और इसमें अनुच्छेद 1 से लेके अनुच्छेद 4 तक की जो प्रक्रियाएं हैं उनको इसमें डिफाइन किया गया है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत एक है। तो भारत एक क्या है, संघराज्य, राज्यों का संघ, प्रांतों का संघ, एक राज्य इकाई। तो भारत क्या है, एक राज्यों का संघ है। ये हम पहले भी देख चुके हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही है। अगला देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत क्या है, ऑप्शन ए राज्यों का संघ, एकात्मक विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य, संघीय विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य, संघीय राज्य। तो ये क्या है, राज्यों का संघ है, अर्थात ऑप्शन ए इसका सही है। अगला देखिए, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है। अब देखिए ये कई प्रकार से अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए एसएससी में दोनों बार पूछे गए हैं। तो भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है, राज्य मंडल, राज्यों का संघ, महासंघ, इनमें से कोई नहीं। तो राज्यों के संघ के रूप में, अर्थात बी इसका ऑप्शन सही है। अगला देखिए, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। अब देखिए जो अभी थोड़ा सा मैंने आपको कहानी सुनाई थी, तो उस कहानी में मैंने बताया था कि आपको, तो देखिए इसमें आप इसको इंडिकेट करिएगा कि आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया 1950 में, 1953 में, 1956 में, 1961 में। तो कब किया गया, 1953 में किया गया। और भाषाई आधार पर ये पहला राज्य था जिसका गठन भाषा के आधार पर किया गया था। इसके पहले हमने राजनीतिक रूप से, जैसा कि हमने चर्चा की थी, कि सिर्फ 4 कैटेगरी में राज्यों को बांटा गया था और इस तरह का विभाजन भाषा के आधार पर नहीं था। अब देखिए एक चीज और यहीं पर, अब ये देखिए ये जो भाषा के आधार पर हुआ, इसके बाद क्या हुआ कि अब अन्य राज्यों ने भी मांग करने लगी। मतलब अन्य राज्यों में ये मांग उठने लगी कि नहीं भाई हमें भी मतलब भाषा के आधार पर वो किया जाए। तो फिर क्या किया गया था कि एक फजल अली आयोग बनाया गया था। फजल अली की अध्यक्षता में, एक वो न्यायमूर्ति थे, उनकी अध्यक्षता में फजल अली आयोग है ना, कौन सा, फजल अली आयोग। और ये जो फजल अली आयोग था फ्रेंड्स, इसने फिर सिफारिशें की और इस सिफारिश के आधार पर फिर 1956 से हमने ये एक मतलब विधेयक लाके ऐसा सोच लिया कि अब राज्यों का जो विभाजन है वो भाषाई आधार पर हम आसानी से कर लेंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला देखिए, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी संसद और डी लोकसभा अध्यक्ष। तो भारत में अगर किसी राज्य को सम्मिलित करना है तो इसके लिए संसद उत्तरदायी होती है। अब देखिए इसमें से हमने चूंकि 1 से 4 अनुच्छेदों को लिया है, तो पहला अनुच्छेद ये बताता है कि राज्य और राज्य क्षेत्रों के बारे में बताता है। अगर हम दूसरी अनुच्छेद की बात करें तो दूसरा अनुच्छेद कहता है कि संसद नए राज्य को शामिल कर सकती है भारत में। तीसरा अनुच्छेद ये कहता है कि अगर हमें राज्यों के सीमा में बदलाव करना है, उनके नाम में बदलाव करना है, तो अनुच्छेद 3 के तहत किया जा सकता है। अनुच्छेद 4 ये कहता है कि यदि इस तरह का कोई भी प्रावधान करना है तो ये सारे जो प्रावधान होंगे वो संसद के तहत किए जाएंगे, मतलब संसद करेगी, और इसमें से राज्यों को ऐसा करने का अधिकार नहीं होगा। तो और चौथे जो अनुच्छेद है इसमें से ये भी कहा गया है कि जो भी नियम बनाने की शक्ति है वो संसद को होगी। अगला देखिए, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है। राष्ट्रपति को, संसद को, संबंधित राज्य के विधानमंडल को, संबंधित राज्य के राज्यपाल को। तो किसको है, संसद को है, अर्थात ऑप्शन बी सही है। अगला देखिए, राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है।
कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं या कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जिनको संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की सहमति लेना आवश्यक होता है। उनमें से एक ये भी है जो कि पुनर्गठन संबंधित जो अधिनियम होते हैं, इसमें भी राष्ट्रपति से सहमति ली जाती है, अर्थात इसमें राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक होगी। ऑप्शन सी इसका सही होगा। अगला देखिए, नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? प्रधानमंत्री को, मंत्रिमंडल को, राष्ट्रपति को या संसद को? तो किसको है? संसद को, क्योंकि सारे नियम जो बना सकती है वो कौन बना सकती है? सिर्फ संसद बना सकती है। राज्यों को भी इसमें कोई नियम बनाने की शक्ति नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा बढ़ा सकता है? तो वही चीज देखिए, राष्ट्रपति, संसद, और ये तो संसद ही ऐसा कर सकती है। अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों में भारत में शामिल होना विलंबित किया? मतलब कि जैसे कि हमने बात की थी शुरुआती कि 562 जो अपने रजवाड़े थे, तो 562 रजवाड़ों में से 3 रजवाड़े शामिल नहीं हुए थे, इसकी हमने चर्चा की थी। तो वही कौन से 3 रजवाड़े शामिल नहीं हुए थे उसको यहाँ पर हमें बताना है। ऑप्शन ए है जूनागढ़ मैसूर जम्मू कश्मीर, दूसरा है जूनागढ़ हैदराबाद जम्मू कश्मीर, तीसरा है उदयपुर कपूरथला एवं जम्मू कश्मीर, तीसरा है हैदराबाद, उदयपुर और त्रावणकोर। तो कौन है इसमें फ्रेंड्स? देखिए, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर यही शामिल नहीं हुए थे, बाकी जो भी रजवाड़े थे उस समय वो शामिल हो गए थे। इनमें फिर प्रत्येक रजवाड़े को अलग अलग तरह से शामिल किया गया था। अगला देखिए, 500 से अधिक रजवाड़े देसी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? ऑप्शन है के.एम. मुंशी, ऑप्शन बी बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल और ऑप्शन डी सरदार बलदेव सिंह। तो इनके सम्मिलित होने के लिए कौन उत्तरदायी था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे कि पहले उनको गृह मंत्री बनाया गया था, पहला गृह मंत्री उनको ही बनाया गया था, और जो राज्यों के विलय की जो कमेटी थी या राज्यों के विलय का जो काम करना था वो किनको करना था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही करना था। तो इन्होंने जो योगदान है इंडिया को यूनाइट करने में बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि जो भी रजवाड़े थे उनको किसी न किसी तरह से अपने भारत के क्षेत्र में शामिल करना आवश्यक था, क्योंकि जब भारत का विभाजन हुआ था तो वहां पर इस तरह से प्रावधान किए गए थे कि कोई भी रजवाड़ा वो चाहे तो पाकिस्तान में जा सकता है, चाहे तो भारत में जा सकता है, या फिर वो स्वतंत्र रह सकता है। तो इस वजह से कई ऐसे, जैसे अब देखिए ये जो 3 शामिल नहीं हुए थे जिनकी हमने ऊपर चर्चा की थी कि जम्मू कश्मीर हो गया, जूनागढ़ हो गया, हैदराबाद हो गया, तो इनमें से देखिए जो हैदराबाद था वो काफी कुछ सोच रहा था कि मैं किसके साथ? पाकिस्तान के साथ विलय कर जाऊंगा। इसी प्रकार से जूनागढ़ सोच रहा था कि मैं पाकिस्तान के साथ विलय कर जाऊंगा, और जम्मू कश्मीर का जो टेरिटरी थी वो ये सोच रही थी कि मैं क्या स्वायत्त अपना शासन बनाए रखूंगा। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जैसा आप जानते हैं कि पाकिस्तान की जो कबीलियाई जनजाति थी और वहां के सैनिकों ने जम्मू कश्मीर में जब आक्रमण कर दिया, तो उसके बाद ही फिर जम्मू कश्मीर ने भारत से रिक्वेस्ट की कि हमें सहायता दीजिए। तो फिर हमने उससे ये कहा था कि हम सहायता तो दें, लेकिन हमें सिक्योरिटी चाहिए इस बात की कि आप भारत में विलय हो। क्यों? क्योंकि हम बिना उसके कैसे आपको सहायता दे सकते हैं, क्योंकि अगर उस समय हम पाकिस्तान के विरुद्ध अगर लड़ते तो इसका मतलब है कि हम पाकिस्तान से, मतलब एक देश का दूसरे देश से युद्ध हो रहा है जिसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उस समय जो जम्मू कश्मीर था वो भी क्या था कि भारत का अंग नहीं था। लेकिन जब उसने भारत के अंग होने के उसमें हस्ताक्षर कर दिए तो ये हुआ कि भाई अगर कोई हमारी टेरिटरी पे, हमारे अगर क्षेत्र में आक्रमण करता है तो हम उसको जवाब दे सकते हैं। तो इसलिए ये प्रावधान उस समय ऐसे किए गए थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, इनकी वजह से ही पूरे भारत को यूनाइट किया जा सका था। अगला देखिए, निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देसी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? ऑप्शन ए
सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और वीपी मेनन, सरदार पटेल और महात्मा गांधी, सरदार पटेल और के.एम. मुंशी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए सरदार पटेल और वीपी मेनन, ये बीपी मेनन कौन थे? बीपी मेनन उस समय सचिव थे। तो बीपी मेनन जो सचिव थे उस समय गृह विभाग के, तो उनका बहुत बड़ा रोल था जो भी टेरिटरीज थी उनको यूनाइट करने में, क्योंकि इनको बहुत अच्छी समझ थी उस समय और ये बहुत अच्छा नॉलेज उस समय रखते थे। इसलिए उन्होंने क्या किया कि सारे जो भी राज्य थे, रजवाड़े थे, उनको यूनाइट करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। अगला देखिए, मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में बांटा गया था? तो मूल संविधान में कितने वर्गों में बांटा गया था फ्रेंड्स? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो कितने में बांटा गया था? 4 में बांटा गया था। वही जब हमने बात की थी का, खा, गा, घा, इनमें बांटा गया था। ये एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला देखिए, भारत संघ में कितने राज्य हैं? अब देखिए वर्तमान की स्थिति देखिए, तो वर्तमान में क्या है कि भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 28 राज्य हैं, ठीक है, भारत में, और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब 8 केंद्र शासित प्रदेश कैसे हैं, इसको थोड़ा सा अगर हम यहाँ पे इसमें अगर नजर डालें तो देखिए जो अपना जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर का विभाजन अभी जब कर दिया गया, जम्मू कश्मीर में जैसे 370 धारा यहाँ से हटा दी गई। 370 धारा हटाने के बाद में जो जिस दिन सरदार पटेल का जन्म होता है अक्टूबर में, उसी दिन इनमें क्या किया गया कि जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांट दिया गया, जिनमें एक हो गया जम्मू कश्मीर और एक हो गया लद्दाख। तो ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर में जब इनको बांट दिया गया तो बांटने पर क्या हुआ कि इनको बना दिया गया केंद्र शासित प्रदेश। तो पहले हमारे पास 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, फिर इसके बाद ये 2 और हो गए तो 9 हो गए। लेकिन क्या हुआ कि नवंबर या दिसंबर 2019 में क्या किया गया कि गवर्नमेंट ने जो दमन द्वीप था, तो दमन द्वीप और दादर नगर हवेली, किनको? दमन द्वीप और दादर नगर हवेली, इन दोनों को क्या कर दिया उन्होंने? एक साथ कर दिया, मर्ज कर दिया। तो वैसे 9 होने वाले थे, लेकिन अब कितने हो गए? फिर से 8 हो गए। तो इस प्रकार से भारत में जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तब 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कितने? 8 हैं। अगला देखिए, संविधान के प्रवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणियों आबा सादा में बांटा गया था। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया? ऑप्शन है यहाँ पर देखिए 1951 में, 1954 में, 1956 में और 1962 में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 1962 में इनको समाप्त कर दिया गया। क्यों? क्योंकि देखिए 1962 में अभी हमने चर्चा की थी कि एक फजल अली आयोग बनाया गया था। तो फजल अली जो आयोग बनाया गया था, उनकी सिफारिशों के आधार पर ही राज्य पुनर्गठन आयोग जो बना, राज्य पुनर्गठन आयोग बनने के बाद में ये जो 4 श्रेणियां थी, इनको क्या कर दिया गया? इनको हटा दिया गया। और इसके बाद में फिर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का इनिशियली प्रस्ताव किया गया और इनका उस समय निर्माण किया गया कि मतलब इस तरह से 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में अब हम भारत को बांट रहे हैं। तो 1956 में ऐसा किया गया। अगला देखिए, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया? 1956, 1952, 1950, 1951। तो ये कितने में किया गया? 56 में कर दिया गया था इस प्रकार से। अगला देखिए, प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया? ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। तो प्रथम भाषाई राज्य जो था भाषा के आधार पर, वो किसको बनाया गया था फ्रेंड्स? आंध्र प्रदेश को। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला देखिए, सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 ईस्वी में हुआ। इसके पूर्व वहां एक आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हुई थी? ऑप्शन है जागयार श्रीरामुलु, और दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर आदित्य श्रीरामुलु, तीसरा है पोत्ती श्रीरामुलु और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए वो कौन थे? पोट्टी श्रीरामुलु थे।
है ना। पोट्टी श्रीरामुलु की मृत्यु हो गई थी। उन्होंने 56 दिन या ऐसे कुछ मतलब भूखे रहे थे, उपवास में रहे थे, तो इसलिए उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला देखिए, मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था? ऑप्शन है फजल अली, के.एम. पणिक्कर, एच.एन. कुंजरू, पी. श्रीरामुलु। तो कौन सा आयोग बनाया गया था? फजल अली आयोग, है ना। उसी की देखिए हमें अब चर्चा की थी। फजल अली आयोग के तहत ही राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन है देखिए यहाँ पे 1950, 1951, 1952 और 1953। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि 53 में, क्योंकि 53 में जो पहली बार गठन किया गया, लेकिन वो सिर्फ था किसके लिए? आंध्र प्रदेश के लिए। लेकिन बाद में जब हम सारे राज्यों के लिए अगर करना शुरू किए, तब वो 1956 में फजल अली आयोग के तहत हुआ था। अगला देखिए, भाषागत आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए भारत सरकार ने दिसंबर 1953 ईसा में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद में पारित किया गया था। इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वही क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए, जस्टिस फजल अली, जस्टिस एम.पी. छागला, पंडित एच.एन. कुंजरू और गुलजारीलाल नंदा। तो यहाँ पर देखिए वही फजल अली आयोग बना था, तो जस्टिस फजल अली इसके अध्यक्ष थे। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, आप अगर सही से समझे हैं तो आप आसानी से उसको टैकल कर लेंगे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? वही चीज है, देखिए तो 56 में पारित कर दिया गया था। अब देखिए 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से ऑप्शन ए 17 राज्य 6 संघ शासित क्षेत्र बने, ऑप्शन बी 17 राज्य और 9 संघ राज्य क्षेत्र बने, ऑप्शन सी 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने, ऑप्शन डी 15 राज्य और 9 संघ राज्य क्षेत्र बने। तो कितने बने? 14 राज्य और 6 संघ शासित क्षेत्र बने थे उस समय, जबकि 1956 में ये आयोग पारित कर दिया गया था। अगला देखिए, वर्तमान में भारतीय संघ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्रमशः कितनी है? तो देखिए इसमें तो ऑप्शन वो सही नहीं है जो भी दिए गए हैं, लेकिन हमें मालूम है कि कितना है। वर्तमान समय में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि अभी जो कुछ ही समय में ये बदलाव हुए हैं, तो इस वजह से ये महत्वपूर्ण हो जाता है थोड़ा सा। भारत में इस समय सम्मिलित हैं, देखिए उसी तरह से ये भी क्वेश्चन है, तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश सम्मिलित हैं। इनमें से ऑप्शन तो सारे गलत ही हैं खैर। तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला देखिए, भारत में कितने राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र हैं? वही क्वेश्चन देखिए फिर से आया। अगला है, निम्नलिखित में से क्या संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? मतलब कि इनमें से कौन सा संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? ऑप्शन देखिए, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, पुडुचेरी और नागालैंड। तो देखिए नागालैंड क्या है? एक राज्य है, ये केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। एसएससी में पूछा गया था ये प्रश्न। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? वो उसी तरह का क्वेश्चन है। ऑप्शन है देखिए, चंडीगढ़, त्रिपुरा, पुडुचेरी, लक्षद्वीप। तो कौन नहीं है फ्रेंड्स? त्रिपुरा नहीं है, क्योंकि त्रिपुरा एक राज्य है, अपना उत्तर पूर्व जो क्षेत्र है भारत का 7 स्टेट्स वाला, वहां में ये क्या है? एक राज्य है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? फिर से वही, लक्षद्वीप, दमनदीप, पुडुचेरी और मिजोरम। तो इसमें कौन सा? मिजोरम नहीं है। मिजोरम भी एक क्या है? उत्तर पश्चिम जो उत्तर पूर्व का क्षेत्र है वहां का एक राज्य है। अगला देखिए, कराईकल, माहेयानम सहित पुडुचेरी को फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत को अधिर्पित कर दिया? ऑप्शन ए 1952, ऑप्शन बी 1954, ऑप्शन सी 1955 और ऑप्शन डी 1958। तो देखिए कराईकल, माहे और यानम, ये पुडुचेरी जो है, ये पुडुचेरी के ही भाग हैं। अब पुडुचेरी के जो ये भाग थे, तो पहले ये क्या था फ्रेंड्स कि ये फ्रांस के कब्जे में था।
फ्रांस के कब्जे में था। फिर जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो आज़ाद होने के बाद में फिर फ्रांसीसियों ने इन बस्तियों को रिलीज कर दिया, मतलब इन बस्तियों को भारत को सौंप दिया, इन बस्तियों को अध्यर्पित कर दिया भारत को। तो भारत को अध्यर्पित इन्होंने कितने सन में किया था? 1954 में। 1954 में इन्होंने क्या किया कि भारत को सौंप दिया। फिर हमने क्या किया, इन सारे जो भी टेरिटरीज हैं इनको एक साथ मिला के हमने इसकी मतलब पुडुचेरी की संरचना बना दी कि इसमें से पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश रहेगा। अगला देखिए, पुडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? 1956, 1959, 1962, 1963। तो देखिए फ्रेंड्स, जो सम्मिलित किया गया इसमें थे तो ये 1962 में सम्मिलित किया गया। अब ये कैसे? अभी हमने वहाँ पे देखा कि 1954 में फ्रांस ने ये सारी जो टेरिटरीज थी, सारी जो जगह थी, इसको रिलीज करके भारत को सौंप दिया, लेकिन वहाँ पर हम इसको दर्जा नहीं दे पाए संवैधानिक तौर से कि इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दें। तो हमने क्या किया फिर कि पहले तो कुछ समय ये भी सोचा गया कि चूंकि ये क्या था कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, ये जो क्षेत्र थे 3 जगहों पर थे, तो 3 जगहों में हमने सोचा कि शायद इनको उसी में विलय कर दिया जाए, लेकिन इनकी विविधता को देखते हुए और हम वहाँ की जनता का रुख देखते हुए फिर 1962 में इसको क्या कर दिया गया कि भारतीय संघ में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसको शामिल कर लिया गया। अगला देखिए फ्रेंड्स, किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? ऑप्शन ए 1960, 1961, 1963, 1965। तो देखिए, गोवा और अन्य बस्तियां, तो गोवा किसके अधीन था फ्रेंड्स? पुर्तगाल के। इसके बाद जो दमन द्वीप था वो भी किसके अधीन था? वो भी इन्हीं के अधीन था, पुर्तगालियों के। तो ये वाली जो सारी टेरिटरीज थी, सारी जो जगह थी, तो उसमें से पुर्तगालियों से हमने कब इसको एक्सेस कर लिया? तो ये था फ्रेंड्स 1961। मतलब कि 1961 में पुर्तगालियों से हमने युद्ध करके इसको जीता था। फ्रांस वालों ने तो सीधे ऐसे सौंप दिया था, लेकिन यहाँ पर हमें थोड़ा सा अग्रेसन दिखाना पड़ा था। तो 1961 में ये सारी बस्तियां हमारे पास में आ गई थी। अगला देखिए, संविधान लागू होने के पश्चात निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? ऑप्शन देखिए, दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और सिक्किम। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सिक्किम को जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो सिक्किम जो था वहाँ पर एक अलग से एक रजवाड़ा था। तो वो रजवाड़ा ऐसा था कि हमने उसको विलय तो कर लिया था, लेकिन वो पूरी तरह से मतलब हमारे उसमें ना हो के थोड़ा सा हमारे संरक्षण में था। संरक्षण का मतलब ये है कि हम उसकी कंट्रोल, जैसे कि उसकी मान लीजिए विदेश नीति को कंट्रोल कर रहे थे, है ना, उसमें संचार को कंट्रोल कर रहे थे, और उसमें से जो भी मतलब काफ़ी चीज़ें ट्रेड की हैं या ऐसी चीज़ें थी जो ग्लोबल चीज़ें थी, उन सबको हम मतलब सिर्फ कंट्रोल कर रहे थे। फिर इसके बाद में हमने सिक्किम को फिर अडॉप्ट किया है। तो सिक्किम को जब अडॉप्ट किया है तो हम आगे इसमें प्रश्नों में देखेंगे कि हमने एक संविधान संशोधन किया था फ्रेंड्स, 35वां संविधान संशोधन। तो 35वां संविधान संशोधन जब हमने किया तो 35वां संविधान संशोधन 1974, इसमें हमने इस सिक्किम को अपना सहराज्य बनाया था। सहराज्य बनाया हमने 35वें संविधान संशोधन में। फिर इसके बाद हमने एक संशोधन और किया, 36वां संविधान संशोधन, और ये हमने किया था 1975 में। तो 1975 में हमने 36वां संविधान संशोधन किया और इसमें हमने इस सिक्किम को फिर अपने उसमें पूरी तरह से क्या कर लिया, मिला लिया। तो इस तरह से ये थी सिक्किम की थोड़ा सा ऐसी जानकारी। तो यहाँ पर देखिए वही कि जो आरक्षित में कौन था, सिक्किम था। अगला देखिए प्रश्न, सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में सहयुक्त, है ना, उसे देखिए सहयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया? 1971, 1972, 74 और 75। तो हमने ये कब किया था फ्रेंड्स? ये 74 में किया था, 35वां संविधान संशोधन 1974। अगला देखिए, किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सहराज्य बनाया गया? वही सहराज्य की बात है, तो कब 35वें में हमने इसको सहराज्य बनाया था? ऑप्शन बी इसका सही है। अगला देखिए, हिमाचल प्रदेश, अगर देखिए यहीं पर अब पूछता कि पूर्णतः राज्य बना लिया गया तो कौन सा ऑप्शन होता? 36वां होता, ठीक है।
अगला देखिए, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया 1956 में, 1967 में, 1970 में और 1975 में। तो देखिए जो हमारा हिमाचल प्रदेश है, तो हिमाचल प्रदेश को हमने कब किया था? 1970 में। तो 1970 में हमने इसको अपना राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया था। अगला देखिए, संविधान में 56वें, 55वें, 53वें और 36वें संशोधन द्वारा क्रमशः हुआ। अब ऑप्शन है इसमें जैसे सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी 8वीं अनुसूची में शामिल की गई, और पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाई गई, या फिर अगला है कि गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया, या फिर अगला दिया है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसमें से हमने क्या किया था कि ये जो संशोधन है, देखिए कौन सा, 56वां, 55वां, 53वां और 36वां, इनमें हमने क्या किया था कि ये गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, इन राज्य, सिक्किम, इन राज्यों को क्या किया था। अब देखिए यहाँ पे 36वां संविधान संशोधन और यहाँ पर क्रमशः सिक्किम है ना, इनको राज्य का दर्जा हमने पूर्णतः राज्य का दर्जा कितने पे, 36वें में प्रदान किया। तो ये अपना ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किए गए थे? धर आयोग, दास आयोग, शाह आयोग और महाजन आयोग। तो इन दोनों को अलग करने के लिए धर आयोग फ्रेंड्स गठित किया गया था। अगला है, निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ? तो सब कब प्राप्त हुआ था? ये 75 में प्राप्त हुआ था, है ना। तो ऑप्शन सी इसका सही है। ये सारे क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स पूछे गए हैं ना, एसएससी में देखिए पूछा गया था। भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 29वां राज्य। अब यहाँ पर देखिए वर्तमान में तो क्या है, 28 राज्य हैं, लेकिन 29वें राज्य की बात कर रहा है तो कौन शामिल किया गया था? तेलंगाना शामिल किया गया था उस समय। तो तेलंगाना की बात है ये कर रहा है। लेकिन अब चूंकि तेलंगाना तो अभी राज्य है, लेकिन अब चूंकि जम्मू कश्मीर राज्य नहीं रह गया, तो इसलिए 29 की जगह क्या संख्या उसकी एक क्या हो गई, अपने आप से कम हो गई। अगला देखिए, झारखंड को राज्य कब बनाया गया? देखिए सन 2000 में 3 राज्यों का गठन किया गया था। उसमें से 1 नवंबर 2000 है ना, 1 नवंबर सन 2000 को बनाया गया छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ बनाया गया। फिर इसके बाद 9 नवंबर को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग कर लिया गया, और 15 नवंबर को बिहार से झारखंड अलग कर दिया गया था। तो यहाँ पर देखिए पूछ रहा क्या, झारखंड। तो झारखंड कब बनाया गया? 1 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000, और इनमें से कोई नहीं। तो कब बनाया गया? ये 15 नवंबर 2000 में बनाया गया था। अगला देखिए, सिक्किम भारत का 22वां राज्य किस संशोधन से बना? 42वां संशोधन, 40वां संशोधन, 39वां संशोधन और 36वां संशोधन। तो 36वें संशोधन से बना था सिक्किम। अगला देखिए, उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने इसे निम्नांकित राज्य का दर्जा दिया। तो देखिए जब उत्तराखंड को राज्य बना दिया गया, जैसे अभी हमने देखा कि 9 नवंबर 2000 को बना दिया गया, इसके बाद में जो 11वां वित्त आयोग का गठन हुआ, तो उस समय इस राज्य को क्या दर्जा दिया गया था? गरीब पहाड़ी राज्य, अविकसित राज्य, विशेष वर्ग राज्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ये किया गया था कि विशेष वर्ग का राज्य इसको बनाया गया था, क्योंकि यहाँ की स्थितियों को देखते हुए। अगला है देखिए, किसी राज्य में कोई क्षेत्र पृथक कर या 2 या अधिक राज्यों को मिलाकर या किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य क्षेत्र के साथ मिलाकर नए राज्य निर्माण कौन कर सकता है? राष्ट्रपति, संसद, क्षेत्रीय परिषद या संबंधित राज्य। तो कौन? संसद ऐसा कर सकता है, अर्थात ऑप्शन 20 का सही होगा। अगला देखिए, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। संसद में साधारण बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा, या फिर दूसरा ऑप्शन है संसद में साधारण बहुमत द्वारा, तीसरा ऑप्शन है संसद में 2/3 बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन से, और चौथा दिया है ऊपर में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जब भी हम राज्य का सृजन करता है मतलब कि संसद, तो वहाँ पर साधारण बहुमत ही प्राप्त करना आवश्यक होता है। और इसको देखिए, हमारा जो संविधान संशोधन है तो भाग कितने में है? भाग 20 में संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है। तो जब भी राज्य को अगर उसकी सीमा में परिवर्तन किया जाता है, या फिर
उसका नाम बदला जाता है, या फिर दो राज्यों को एक राज्य में मिला दिया जाता है, या विभाजन कर दिया जाता है, तो उस समय इस विभाजन को और इन सारी क्रियाओं को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। ये साधारण विधेयक की तरह पास करा लिया जाता है और संसद में ये साधारण बहुमत से पास हो जाता है और ऐसा मतलब करने की अनुमति मिल जाती है। तो ये था फ्रेंड्स क्वेश्चन, और ये देखिए पीसीएस में पूछा गया था। तो फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन थे जिसके बारे में इसमें डिस्कस किया गया, और आई होप, मुझे विश्वास है कि ये आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी। और आप जुड़े रहिए फ्रेंड्स इस चैनल से, और यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो इसमें डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और फ्रेंड्स इस वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, ताकि इसको थोड़ा सा और विस्तार दिया जा सके, क्योंकि अल्टीमेटली ये आपका ही फ्रेंड्स प्रयास रहेगा और आपका ही ये विश्वास है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।